हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेएल क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसे जो कि बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है और ये पर्टिकुलर ऐसे का नाम है हाउ टू अवॉइड फूलिश ओपिनियंस। मतलब आप अपने जो मूर्खता भरे विचार हैं उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऐसे को लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। बर्ट्रैंड रसल का जन्म 1872 में हुआ था और इनकी डेथ 1970 में हुई। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऐसे की बात करता हूं जिसमें बर्ट्रैंड रसल ने बताया है कि बेसिकली अगर आप किसी एक प्रकार की डॉगमेटिक थिंकिंग को रखते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस बुराई से आप अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर ऐसे को पढ़ने का जो उद्देश्य है बेसिकली इस पर्टिकुलर ऐसे में बताया गया है कि अगर आप डॉगमेटिक थिंकिंग को रखेंगे तो उसके क्या क्या हार्म होंगे, मतलब उसके क्या क्या नुकसान होंगे और अगर हम इस बुराई से अपने आप को या अपने समाज को बचाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला उन्होंने एक सजेशन दी, दैट इज मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमें इस प्रकार की बुराइयों से बचाना है अपने आप को और अपने समाज को तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए और हमें ये चीज़ जाननी चाहिए मतलब कि कोई चीज़ सही है या नहीं है या फिर जो कुछ भी हम कह रहे हैं या जो कुछ भी हमारी समझ है वो वास्तव में सही है या फिर हमारी केवल और केवल वो कंसेप्शन है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, हालांकि जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, ख़ास तौर से अगर वो एंशियंट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्हें प्लेटो एरिस्टोटल वगैरह के बारे में बताया जाता है या फिर पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एरिस्टोटल एक बहुत ही अधिक ग्रेट फिलोसफर माने जाते हैं और बहुत ही अधिक पॉपुलर भी हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। हालांकि एरिस्टोटल जैसे महान व्यक्ति ने, एक ग्रेट फिलोसफर ने, एक उनकी कंसेप्शन थी कि जो महिलाएं होती हैं उनके पुरुषों की कंपैरिजन में दांत कम होते हैं। मतलब जितनी भी महिलाएं, जितनी भी फीमेल मेंबर हैं या फिर विमेन हैं, उनके नंबर ऑफ टीथ कम होते हैं इन दी कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स। अब यहीं पर अगर वही चीज़ एरिस्टोटल की, ये क्या थी, केवल और केवल एक कंसेप्शन थी। अगर एरिस्टोटल चाहते तो खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते थे कि सबसे पहले वो अपने टीथ को काउंट करते कि उनके मुंह के अंदर कितने दांत हैं और इसके बाद में फिर वो अपनी पत्नी के पास में जाते और उनसे मुंह मतलब माउथ ओपन करने के लिए कहते एंड उसके बाद में काउंट करते। तो अगर आप देखें तो एरिस्टोटल अगर वास्तव में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को खुद ऑब्जर्व करते तो अपने खुद के भी वो दांत गिन सकते थे और अपनी पत्नी के दांत गिन सकते थे। इस प्रकार से वो एग्जैक्ट फैक्ट को समझ सकते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्हें लगता था कि वास्तविकता में, मतलब इन्होंने एक कंसेप्शन बना ली थी कि नहीं, जनरली जो फीमेल मेंबर्स होते हैं उनके दांत कम होते हैं और जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके दांत ज़्यादा होते हैं। और इसी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर यहाँ पर मैं कोट देना चाहूँगा जो कि पर्टिकुलर इस ऐसे में दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, थिंकिंग दैट यू नो, अगर आपको लगता है कि आपको आता है, वेयर इन फैक्ट यू डोंट, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको नहीं आता है तो वो एक फैटल मिस्टेक है जिससे हम सभी के लिए खतरा है। राइट, यहाँ पर समझिएगा, एक ऐसी सोच जिसमें आपको लगता है कि आपको आता है, मतलब आपको ये चीज़ की अनुभूति होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या फिर उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में नहीं जानते वास्तविकता में, तो वो एक फैटल मिस्टेक होती है जिसम के लिए हम सभी एक प्रकार से प्रोन हैं। राइट, अब इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जैसे जितने भी ऑथर्स थे खासतौर से एंशियंट टाइम पीरियड में और मिडेवल टाइम पीरियड में, तो जो एंशियंट टाइम पीरियड और मिडेवल टाइम पीरियड में ऑथर्स रहे हैं उन्होंने सभी ने कुछ इमेजरी वगैरह यूज़ की है, इसके अलावा कुछ मिथ्स यूज किए हैं, जैसे यूनिकॉर्न का एक मिथ है, सैलेमांडर्स का एक मिथ है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे मिथ पढ़े होंगे क्योंकि ग्रीक लिटरेचर या फिर एंशियंट इंग्लिश लिटरेचर को आप अगर स्टडी करते हैं तो जनरली आपको हर एक वर्क में कम से कम 4 या 5 मिथ्स जनरली पढ़ने को मिल जाते हैं। इवन आप डॉक्टर फॉस्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो डॉक्टर फॉस्टर्स तो कितने बाद के टाइम पीरियड में लिखा गया लेकिन उसमें भी मिथ है। राइट, इसके अलावा
अगर आप और भी जितने मीडिएवल टाइम पीरियड के वर्क्स देखें तो उनमें भी जनरली एक या दो आपको मिथ देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस पर्टिकुलर ऐसे में बर्ट्रैंड रसल ने ये बताया कि जो एंशियंट टाइम पीरियड में या फिर मीडिएवल टाइम पीरियड में जितने ऑथर्स थे उन सभी ने डॉगमेटिक थिंकिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार के कैरेक्टर्स या फिर मिथ्स को यूज किया। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल एक प्रकार से ओपिनियन है, इनके लिए कोई फैक्ट नहीं है, देयर इज नो एविडेंस, राइट। अब वहीं पर अगर हम देखें तो इन्होंने और भी कुछ एग्जांपल्स दिए कि अगर जैसे कोई भी एक व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी भी पर्टिकुलर थॉट या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रेसिस्ट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट कॉन्ट्ररी ओपिनियंस नहीं रखेगा। जैसे अगर कोई भी एक व्यक्ति ये कहता है आपसे, सपोज कोई एक व्यक्ति आपसे कहता है कि 2 और 2 5 होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई एक व्यक्ति आपसे कहे कि 2 और 2 5 होते हैं, तो जब तक अगर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, जब तक आपके अंदर एरिथमेटिक स्किल्स नहीं है, तब तक आप इसे मान लोगे। और अगर आपके अंदर एरिथमेटिक स्किल्स हैं, मतलब अगर आपको मैथ की बेसिक नॉलेज आती है, तो आपको पता है कि हाँ 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, 5 नहीं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे, जब आपको खासतौर से नॉलेज हो, एरिथमेटिक स्किल्स आपके पास है, जब आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आपको अगर कोई कहे कि नहीं 2 और 2 5 होते हैं, तो आपको फिर उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उस पर तरस आएगा, पिटी फील होगी आपको, राइट। और एक और तीसरा एग्जाम्पल दिया कि जनरली ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार की आइडियोलॉजी, जिस प्रकार के थॉट्स या ओपिनियंस आप रखते हैं वो हमेशा करेक्ट हों, इवन टू अदर्स, राइट। कि जैसे मान लें, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, राइट। इस नंबर के इस साइड में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये वाला व्यक्ति, इसे लगेगा कि ये नंबर 6 है, और यहाँ पर ये जो व्यक्ति खड़ा है इसके अकॉर्डिंग ये नंबर 9 है। हालांकि अगर आप देखें इधर से, अगर आप इस नंबर को देखेंगे तो 9 दिखेगा, और अगर इधर से आप देखेंगे तो ये 6 दिखेगा। अब अगर हम दोनों ही व्यक्तियों की बात करें तो दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर से देखने पे ये नंबर 6 दिखेगा हमेशा, और यहाँ पर से देखने पर 9 दिखेगा। तो जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से आप किसी एक मैटर को, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर हैपनिंग को देखते हैं, सेम उसी प्रकार से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू में या उसी मैनर में दूसरे भी थिंकिंग अपनी रखते हों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सभी एग्जाम्पल्स रिलेट करते हैं कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति हमारे अगेंस्ट कुछ कह रहा है तो उसे भी हम सुन करके जल्दी गुस्सा ना करें, सबसे पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे अभी मैंने बताया कि एरिस्टोटल तो बहुत बड़े ग्रेट फिलोसफर थे, लेकिन उन्होंने भी एक प्रकार से नॉनसेंस वाली बात कही कि महिलाओं के दांत कम होते पुरुषों की अपेक्षा में। अब सोच रहे हैं क्या कोई वास्तव में एक्सपेक्ट कर सकता है कि एरिस्टोटल जैसा महान फिलोसफर इस प्रकार की सोच रखेगा? या फिर अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं, इसी ऐसे में बताया गया है, देखो हम सभी इंडियंस महात्मा गांधी जी को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, मतलब फादर ऑफ नेशन कंसीडर किया जाता है। अब महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, या फिर मशीनरी का बहुत अधिक यूज करते हैं, या फिर स्टीम बोट का यूज करते हैं, रेलवे का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही अधिक एक प्रकार से फैटल प्रूव होगा आगे आने वाले समय में। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम मशीन को यूज करेंगे तो बेसिकली एक मशीन 1 घंटे में उतना काम कर सकती जितना कि अगले मतलब 1 घंटे में 20 या फिर 50 लोग करेंगे, राइट। तो एक मशीन के द्वारा किसी भी एक काम को बहुत ही अधिक कम समय में किया जा सकता है। तो उनका मानना था कि ये हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करे या फिर और ह्यूमन क्राइसिस को लीड करे। तो महात्मा गांधी जी को लगता था कि अगर हम मशीनरी का बहुत अधिक यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक सही नहीं रहेगा। लेकिन वास्तविकता में आप देखें तो अभी अगर आप देखें इस पर्टिकुलर मॉडर्न एज में, हालांकि महात्मा गांधी भी मॉडर्न एज में ही थे, बट उनका जो मशीन्स के रिगार्डिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू था इनिशियल टाइम पीरियड में, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, राइट। और वो कॉन्ट्रेरी थे इस चीज़ के कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ना ही मशीनरी का बहुत अधिक यूज होना चाहिए, राइट। तो ये सभी चीज़ें, अब जैसे महात्मा गांधी तो हमारे यहाँ पर बहुत ही अधिक महान माने जाते हैं। अब लेकिन महात्मा गांधी को देखो, महात्मा गांधी तो मशीनरी या फिर
स्टीम बोट रेलवेज वगैरह के फेवर में नहीं थे। हालांकि ये भी मैं मानता हूँ कि उस समय कॉलोनाइजेशन था और रेलवे या मशीनरी का उपयोग ज़्यादातर इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन में किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हो रहा था, राइट, कुछ हद तक। तो ये सभी एग्जाम्पल दिए हैं बर्ट्रैंड रसल ने अपने इस पर्टिकुलर ऐसे में, और ये सभी एग्जाम्पल्स आपके मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आएंगे। अब इन्होंने एक और चीज़ बताई कि आप अगर फूलिशनेस को अवॉइड करना चाहते हो या फिर फूलिश ओपिनियंस को अवॉइड करना चाहते हो तो आप उन्हें एक्सपीरियंस के थ्रू भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ये एग्जांपल में कि इस व्यक्ति को ये नंबर 6 दिखेगा, इसको 9 दिखेगा, तो ये अपनी जगह दोनों ही सही है। लेकिन अगर आप वास्तव में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके इमेजिनेशन को या फिर आपकी जो थिंकिंग है अगर उसे अपोज किया जाता है या फिर उसके अगेंस्ट काउंटर आर्गुमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आप उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, उसके थिंकिंग को सुने, उसकी ऑब्जर्वेंस को सुने। हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट जो कुछ भी उसने कहा है वो अपनी जगह सही हो और आप अपनी जगह सही हो। या फिर अगर आपको लगता है कि जैसे अक्सर, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो कि यहाँ पर इस ऐसे में नहीं दिया गया है। जैसे अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें या इंडिया चाइना की बात करें, इंडिया चाइना का तो खैर एक अलग केस है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में जनरली ऐसा कंसीडर किया जाता है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों एनिमी कंट्रीज हैं, राइट। मतलब जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है वो सब गलत है और जो इंडिया में हो रहा है वो सब कुछ सही है। या फिर अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में रह रहा है तो फिर उसे पाकिस्तान का सब चीज़ें अच्छी लगेंगी और इंडिया में वो सभी चीज़ें खराब लगेंगी, राइट। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को वास्तव में खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में एक पॉइंट पढ़ाया जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ मेजॉरिटी। तो उसमें बताया जाता है कि जो मेजॉरिटी होती है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, वो हमेशा कोशिश करती है कि जो उस पर्टिकुलर रीजन में माइनॉरिटी है उसे सप्रेस किया जाए। जैसे अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में हैं और मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बौद्ध या फिर जैन या फिर अदर रिलीजन को जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सभी माइनॉरिटीज में कंसीडर होते हैं। तो जो हिंदूज हैं जनरली ऐसा कंसीडर होता है, हालांकि मैं उस बारे में मतलब विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना बस कहना चाहूँगा कि जो हिंदूज हैं जनरली ऐसा माना जाता है कि वो दूसरे माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या उनकी वॉइस को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जब जनरेट होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी का पार्ट है और अगर वहीं पर हम मेजॉरिटी का पार्ट है तो हमें लगेगा कि नहीं, जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के द्वारा कहा जा रहा है दैट इज़ रियली रॉन्ग, राइट। तो जब तक हम माइनॉरिटी का पार्ट नहीं होंगे, जब तक हम उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो एक्सपीरियंस मिलेगा ही नहीं। तो अगर आपके अगेंस्ट में या फिर अगर आपके विपक्ष में कुछ कहा जा रहा है या कोई ओपिनियन रखा जा रहा है तो सबसे पहले आपको उसे एक्सपीरियंस करना होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करना होगा। और इसी को कहा गया है कि जैसे अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं वो कंट्रोवर्सीज होती हैं, उन मैटर्स पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं जिनके लिए कोई साक्ष्य है ही नहीं, जिनके लिए कोई एविडेंस है ही नहीं। जैसे सिंपल एक चीज़ समझिएगा, जब तक गैलीलियो ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी नहीं की थी तब तक सभी लोगों को, सभी रिलीजन्स में ये लगता था कि अर्थ सेंटर में है हमारे सोलर सिस्टम में और अर्थ के चारों ओर अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की और फिर उन्होंने ये प्रूव किया तो सबसे पहले लोगों ने उन्हें अपोज किया कि नहीं, आप तो रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो, आप सोसाइटी में लोगों की जो थिंकिंग है उसे अल्टर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार से उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, मतलब एलिगेशंस इम्पोज किए गए, लेकिन वास्तव में फिर बाद में देखा गया कि नहीं, ही वॉज राइट। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, जब तक आप चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक एग्जैक्ट उन से रिलेटेड जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या फिर जो ऑब्जर्वेशन से जो अपनी सेंस है वो नहीं समझ सकते। तीसरा आगे बताया है कि अगर हमें अपने फूलिश ओपिनियन से बचना है तो सबसे पहले हम अपने अंदर जो फ्लैटरिंग ओपिनियंस होते हैं या फिर वो सभी विचार जो हमारी खुद की संतुष्टि के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक कंसीडर होते हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना होगा या फिर हमें उनके अगेंस्ट कॉशियस होना होगा, हमें सावधानी बरतनी होगी
कि अगर जैसे कोई एक विचार मेरे मन को भा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो वास्तव में अच्छा हो, राइट। जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं और आप सभी अगर इंडिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया हमारी मदर कंट्री है और इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब हमने एक नोशन कंसीडर कर लिया अपने आप में कि इंडिया पूरे विश्व में सबसे अच्छी कंट्री है, राइट। अब यहाँ पर हम ये हमारी खुद की अगर मैं बात करता हूँ, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात करता हूँ, तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी कंट्री को सबसे बेस्ट मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या आपने अपनी कंट्री को दूसरी किसी कंट्री से किसी पर्सपेक्टिव में कंपेयर किया है? अगर आपने कंपेयर नहीं किया है तो वो केवल और केवल एक प्रकार से फ्लैटरिंग ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि समथिंग इज रियली बेस्ट तो आप दूसरी चीज़ों से कंपेयर करो, राइट। जैसे अक्सर लोगों में होता है, खासतौर से जो रेडिकल थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं, चाहे वो भले हिंदू में हो या फिर मुस्लिम्स में हो, वो अक्सर अपने रिलीजन को, अपनी रेस को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी कास्ट को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी नेशनलिटी को या फिर अपने कल्चर को सर्वोपरि बताते हैं, सुप्रीम बताते हैं, राइट। क्योंकि जैसे अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि जो इस्लाम रिलीजन है दैट इज़ बेस्ट। अगर आप किसी एक सिख मेंबर से पूछें तो वो भी कहेगा कि नहीं, सिख रिलीजन इज़ दी बेस्ट। अगर आप किसी जैन या बौद्ध से कहें तो वो भी यही कहेगा, हिंदू से कहें, क्रिश्चियन से कहें तो वो सभी यही कहेंगे कि नहीं, हमारा रिलीजन सबसे बेस्ट है। तो जब तक आप एक कंपेरिजन नहीं करते हैं सभी चीज़ों में, तब तक आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने अंदर तो खुश रहेंगे लेकिन वास्तविकता क्या है वो चीज़ नहीं फाइंड आउट करेंगे। और जब तक आप रियलिटी को नहीं फेस करते तब तक आपके अंदर फुलिश ओपिनियंस ही रहेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को अवॉइड करना चाहते हैं या फिर इसकी बुराइयों से बचना चाहते हैं या फिर हमारे अंदर जो फुलिश ओपिनियंस होते हैं, जो मूर्खतापूर्ण विचार होते हैं, अगर हम उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा और ऑब्जर्व करने के बाद ही कुछ डिसीजंस लें या फिर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दें। दूसरा, अगर हमने चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस नहीं की हैं तो हम प्रीफर करें कि दूसरे भी लोगों के बारे में सुने, उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन को समझें और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश करें कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। या फिर अगर कोई हमारे अगेंस्ट कुछ किसी प्रकार का कोई काउंटर आर्गूमेंट दे रहा है तो सबसे पहले उसकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करें, उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करें। इसके बाद हमारे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं या फिर जिनमें हमें खुद को ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उन सभी पॉइंट्स से या फिर उन सभी थॉट्स से भी आप बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमारे लिए सेल्फ एस्टीम के लिए तो ठीक है लेकिन हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। जैसे जनरली अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो फीमेल मेंबर होते हैं दोज आर वीकर इन द कंपैरिजन टू मेल। हालांकि अब बहुत अधिक अवेयरनेस स्प्रेड हो गई है, फेमिनिज्म का जो मूवमेंट हुआ है फेमिनिज्म में, तो उसमें अवेयरनेस बहुत इतनी अधिक स्प्रेड हो गई कि अब हम मेल और फीमेल को इक्वली कंसीडर करने लगे हैं। अदरवाइज इससे पहले अगर आप देखें तो मीडिएवल टाइम पीरियड में, उससे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड में फीमेल मेंबर्स को हमेशा इन्फीरियर कंसीडर किया जाता था, राइट। तो वो क्या है, अगर मैं एक मान लो मेल मेंबर हूँ और मुझे लगे कि नहीं मेरे जो अपोनेंट में या फिर मेरे बगल में जो फीमेल मेंबर है वो मुझसे इन्फीरियर है, तो वो हो सकता है कि मेरे लिए तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, लेकिन क्या वो वास्तव में सही है? या तो फिर मैं ये है कि मैं और मतलब मेरे और उस पर्टिकुलर पर्सन के बीच में एक कंपैरिजन हो, एक एनालिसिस ड्रॉ किया जाए, फिर कुछ डिसीजन लिया जाए। अगर मैं अपने ही आप में एक नोशन क्रिएट कर लूँ, अपने आप में एक कंसेप्शन क्रिएट कर लूँ, तो फिर वो ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमें फूलिशनेस की ओर लीड करेगा, राइट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को अक्सर फूलिशनेस की ओर अग्रसर करते हैं। और अगर हम वहीं पर ऑब्जर्वेंस, एक्सपीरियंस के थ्रू अगर चीज़ों को एनालाइज करें या फिर जो फ्लैटरिंग ओपिनियंस होते हैं उनके अगेंस्ट अगर अपने से सावधानी बरतते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम फूलिश ओपिनियंस को अवॉइड कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम एक अच्छी सोसाइटी फिर या फिर एक अच्छे नेशन या फिर एक अच्छे वर्ल्ड का निर्माण कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ऐसे में बर्ट्रैंड रसल ने यही बताने की कोशिश की है, राइट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।